हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, हिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, लास्ट हमने सॉल्व किया था 2018 का क्वेश्चन पेपर फ्रॉम साइंस। आज बारी है उसी PYQ सीरीज को आगे बढ़ाने की, जहां पर हम साइंस से बायोलॉजी पोर्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द ईयर 2019। तो 2019 में टोटल 5 सेट अवेलेबल थे और 5 सेट में जो फर्स्ट सब सेट थे हर सेट के, उनके क्वेश्चंस लेकर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे 2019 में और कैसे करना है उनको सॉल्व। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि बायो का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सेट 1। तो क्वेश्चन है, व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल फॉर डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है, तो बायोगैस को एक आइडियल फ्यूल क्यों मानते हैं? तो वैसे तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इस सेक्शन में आज इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर 2023 एग्जाम्स दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम सेट 1 एंड सेट 3। सो राइट 2 डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच केस। तो कैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, हमें उसके बारे में बताना है, उन 2 तरीकों के बारे में बताना है, और फाइनली हमें ये बताना है कि हर एक का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो ग्लूकोज बेसिकली 3 तरह से ऑक्सीडाइज होता है, एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड तीसरा व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब ऑक्सीजन की ना थोड़ी सी कमी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अच्छे से अवेलेबल है या ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, बट ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होती है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, हमें कोई 2 ही तरीके लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच अकर्स इन ईस्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। राइट, दूसरा आप लिखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वेयर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तीसरा है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन विच अकर्स इन आर मसल्स, जब हम बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं या बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी की मसल्स में ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि एब्सेंट होती है, बट कम हो जाती है, और उस केस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये मैंने तीनों तरह इसलिए करा दिए क्योंकि जब सेट 3 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 2 वेज मेंशन नहीं था। तो बेसिकली आपको तीनों के तीनों तरीके लिखने हैं और आपको पता भी तीनों होने चाहिए, बट इस केस में अगर आप कोई भी 2 लिख दोगे और उनके प्रोडक्ट्स लिख दोगे तो वो आपको पूरे 2 नंबर दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम सेट 1। सो द क्वेश्चन इज, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इट। तो आपको याद होगा जब हमने रिवीजन रेस किया था, मैंने आपको सेम क्वेश्चंस कराए हैं। तो सबसे पहले 3 तरह की ब्लड वेसल्स हमारे पास, सबसे पहली है आर्टरी, और आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज या बॉडी पार्ट्स। ठीक है, दूसरा आ जाता है वेन्स। तो वेन्स का काम है ब्लड को कैरी करना बैक फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज या बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। राइट, और तीसरा है कैपिलरीज, जो बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। सो दीज आर द स्मॉल ब्लड वेसल्स विच आर परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कैरिड बाय द ब्लड। तो ये जो ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है, इनके लिए ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये परमिएबल होती हैं, मतलब ये उनके मूवमेंट को अलाउ करती हैं। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली ये 3 नाम लिखने के आपको 1 नंबर मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये लिखने के 2 नंबर। तो होगा क्या कि 1 लिखोगे और फंक्शन लिखोगे तो 1 मार्क ये आपको देगा,
दूसरा भी 1 मार्क देगा और तीसरा भी 1 मार्क देगा। तो देखो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन उसको ऐसे ब्रेक किया गया है कि आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। तो ऐसे केस में आपका पेपर छूट ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मार्क्स को ध्यान से देखना है और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। Clear? Now the question number 11. So question number 11 from set 1, the question says, what are plant hormones? Name the plant hormone responsible for the following. तो सबसे पहले है growth of stem, promotion of cell division, inhibition of growth and elongation of cells. तो सबसे पहला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पार्ट जो है that is What are plant hormones? तो प्लांट हॉर्मोन्स होते क्या हैं? तो बेसिकली प्लांट हॉर्मोन्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशंस में। मतलब ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं हॉर्मोन्स, लेकिन ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशंस में होते हैं और उन्हीं लो कॉन्सेंट्रेशंस में ये प्लांट की डेवलपमेंट को और प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है किस हार्मोन से रिलेटेड है। सबसे पहले है ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो स्टेम की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज गिबरेलिंस, राइट। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। तो वो कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? सो दैट इज साइटोकाइनेंस। द नेक्स्ट वन इज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को इनहिबिट कौन करता है, ग्रोथ को रोकता कौन है? सो दैट इज एबिस्किस एसिड। एंड द लास्ट वन इज इलोंगेशन ऑफ सेल। सेल को इलोंगेट कौन करता है? सो दोज आर ऑक्सिन्स। तो यही 4 तरह के हॉर्मोन्स हमने इस क्लास में पढ़े हैं, राइट। और एक और हार्मोन होता है दैट इज इथाइलिन विच इज अ गैसियस हार्मोन। क्लियर? तो बाकी हर एक जो हार्मोन है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है किसी भी तरीके से, या तो सेल डिवीजन हो रहा है या सेल इलोंगेशन हो रहा है या स्टेम की ग्रोथ हो रही है, लेकिन सिर्फ एक है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है एंड दैट इज एबिस्किस एसिड। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, ये भी हमने रिवीजन रेस में डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम सेट 1, नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, write the type of progeny that was obtained by Mendel in F1 and F2 generations when he crossed tall and short plants, write the ratio he obtained in F2 generation plants। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और एट द एंड में आपको बताऊंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को के मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला है नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो कौन सा प्लांट था? सबको पता है कौन सा था? pea plant, that is Pisum sativum, right? So he used this plant for his experiments. So this will carry 1 mark. Next is what type of progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generations when he crossed tall and short plants। तो जब मेंडल ने टॉल और शॉर्ट प्लांट्स को क्रॉस कराया तो उनको F1 और F2 जनरेशंस में क्या देखने को मिला, कैसे प्लांट्स बेसिकली उनको देखने को मिले। तो F1 जनरेशन अगर आप याद करो तो उनको सारे के सारे टॉल प्लांट्स देखने को मिले थे। F2 जनरेशन अगर आप याद करो तो उनको टॉल भी मिले थे और शॉर्ट भी मिले थे। और अगर आप थर्ड पार्ट की बात करो, राइट द रेशो ही ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन प्लांट्स, तो कैसी रेशो मिली थी? अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें सो इट वाज 1:2:1, और अगर आप फिनोटिपिक रेशो की बात करें सो दैट इज 3:1। सो अगेन दिस विल कैरी half plus half and this will also carry half plus half. So see, this much you have to write for a 3 marks answer, just to the point answers। ठीक है, तो इसमें क्या था, अगर आप रिकॉल करो इसको अच्छे से, तो जब उन्होंने टॉल और शॉर्ट प्लांट्स को क्रॉस कराया था तो देयर वाज होमोजाइगस टॉल, देयर वाज होमोजाइगस शॉर्ट, राइट। तो यहाँ से टी एलील आया था, यहाँ से भी टी आया था। तो जो उनकी फर्स्ट जनरेशन आई थी उनमें कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बेसिकली कैपिटल टी और द टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। तो सारे के सारे जो प्लांट्स थे F1 जनरेशन में वो थे टॉल। वहीं पर हम आ जाते हैं F2 जनरेशन में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फिंग करा दी F1 जनरेशन की। तो उनको जो प्रोजेनी देखने को मिली वो कुछ ऐसी थी।
तो उनके पास ये एलील्स आए, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के केस में, क्योंकि सेल्फिंग हो रही है, राइट। सो दोनों प्लांट्स के जो जीनोटाइप है वो सेम है। देन ही गॉट कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, फिनोटिपिक रेशो की बात करो, मतलब फिजिकल अपीयरेंस की बात करो, तो इसमें जहां पर भी कैपिटल टी है वहां के सारे प्लांट्स टॉल रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 75% जो इनके पास प्रोजेनी आए थे दे वर टॉल, है ना। सो दिस विल बी टॉल टॉल एंड टॉल, राइट। वहीं पर 25% प्रोजेनी जो उन्होंने देखे दे वर शॉर्ट, क्लियर। तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशो जो है दैट विल बी 1:2, जो हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप है दैट इज 2, सो 1:2:1, ठीक है। एंड फिनोटिपिक रेशो, बिकॉज हम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, सो 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है, सिंपल, राइट। सो दैट विल बी 3:1. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली इसमें ये क्रॉस बनाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये क्रॉस तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया था, ओके। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो अब इसी क्वेश्चन के और पार्ट में एक क्वेश्चन आया था एंड दैट वाज लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स बाय गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको ना 2 डिफरेंसेस देने हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में, और दोनों का एक एक एग्जाम्पल, तो बेसिकली 3 डिफरेंसेस बन जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर द ईयर 2023. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम सेट 1. सो द क्वेश्चन सेज हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सजेस्ट 3 स्टेप्स। तो हम ये जो वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम है ना, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हमें 3 मेथड बताने हैं जिससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, क्या कर सकते हो आप, यू कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब वो चीजें जो आप अपने घर में यूज कर रहे हो और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, उनको नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो आप उनका यूज कम कर दो। सेकेंडली, रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनका यूज जो है ना हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हम इनको रीयूज करना शुरू कर दें या रिसाइकिल करना शुरू कर दें। एंड द लास्ट वन इज कन्वर्टिंग किचन वेस्ट इनटू मैन्योर। तो जितने वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, इन सबको हम मैन्योर्स बनाएं ताकि वो एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर हमारे प्लांट्स के लिए एक्ट कर सके, और साथ ही साथ ये जो वेस्ट है ना जो जनरेट हो रहा है इसको हम किसी हद तक कम कर सके। तो ये तो वो 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई नो आपके पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो करना क्या है कि 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो 3 ही मेथड्स लिखने हैं, और आप अपनी मर्जी से ये तीनों मेथड्स लिख सकते हो। हर एक मेथड को लिखने के आपको 1 नंबर मिलेंगे। और पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड द क्वेश्चन वाज डिफाइन एन इकोसिस्टम एंड ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको 1 मार्क मिलेंगे इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखने को, और 2 नंबर मिलेंगे इस ब्लॉक डायग्राम को बनाने को। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना कितना ही सिंपल था। सबसे पहले है डिफाइन एन इकोसिस्टम। तो अगर आप इकोसिस्टम की बात करो तो इकोसिस्टम क्या है, इट रेफर्स टू बायोटिक एंड नॉन बायोटिक या फिर living and non-living components in an area which are interacting with each other। तो यहाँ पर living की जगह आप ज़्यादा साइंटिफिक टर्म यूज करनी है, सो यू कैन राइट बायोटिक, और नॉन लिविंग की जगह यू कैन राइट ए बायोटिक, क्लियर। तो आप बायोटिक और ए बायोटिक भी लिख सकते हो। और अब दूसरा पार्ट है कि हमें एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम की बात करो तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है। एनर्जी कैसे फ्लो करती है, तो हमें पता है कि जो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग अदर देन द सनलाइट, राइट। तो सनलाइट लेते हैं, कौन लेंगे, सनलाइट लेते हैं प्रोड्यूसर्स, राइट। प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर व्हाट, प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स।
तो इनको खाते हैं हर्बीवोर्स, और इन हर्बीवोर्स को खाते हैं कौन, कार्निवोर्स। तो ऐसे ही चलता है ये पूरा का पूरा एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी, अगर हम एनर्जी के बेसिस पर ये बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इस लेवल पे, इसका सिर्फ ऑलमोस्ट 1% आता है प्रोड्यूसर्स में, राइट। उसका प्रोड्यूसर्स का 10% जाता है हर्बीवोर्स में, और हर्बीवोर्स से 10% जाता है कार्निवोर्स में। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है वो कुछ ऐसा होता है, और इस ब्लॉक डायग्राम को बनाने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हो इसमें आप अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, बट रिमेंबर वी हैव अ लिमिटेड टाइम, और उस टाइम में हमें ये पूरा पेपर सॉल्व करना है 80 मार्क्स का। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मत दिखाना, थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी चलेगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम सेट 1. सो द क्वेश्चन सेज what is water harvesting? List 2 main advantages associated with water harvesting at a community level. Write 2 causes for the failure of sustained availability of groundwater. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से है, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर असेस नहीं होगा। Next comes question number 18. So question number 18 says define pollination. Explain different types of pollination. List 2 agents of pollination. How does suitable pollination leads to fertilization? तो अगर ये क्वेश्चन देखो ना, बहुत ही सिंपल है, और ये जो 5 नंबर लेना है ना, ये तो सुपर डुपर सिंपल है। सबसे पहला हम लिखेंगे डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होती क्या है? तो पॉलिनेशन क्या होती है? इट इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस from anther to the stigma of a flower. So this will fetch you 1 mark. क्लियर। उसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अलग अलग तरह की पॉलिनेशन के बारे में हमें बताना है। तो ये जो अलग अलग तरह की पॉलिनेशन है, ये 2 तरह की है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन वो होती है जब पॉलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर से उसी फ्लावर के एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, या फिर अगर हम एक प्लांट की बात करें तो एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स, और वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाएंगे। सो दैट रिप्रेजेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक प्लांट के एंथर से निकले, एक प्लांट के एक फ्लावर से के एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स, और वो किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके, फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गए। सो दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन अलोंग विद देयर डेफिनेशंस आपको लिखने के मिलेंगे 2 नंबर। तो अगर सिर्फ आप नाम ही लिख के आ जाते हो तो मेरे ख्याल से आपको 1 ही नंबर मिलेगा, और अगर साथ में आप ये पूरे इनकी, क्योंकि यहाँ पर बोला है एक्सप्लेन, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, मतलब डेफिनेशन एटलीस्ट आपको लिख के आनी है। देन नेक्स्ट इज लिस्ट 2 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो हमें 2 एजेंट्स बताने हैं पॉलिनेशन के, तो आप कोई भी 2 एजेंट्स लिख सकते हो, से विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं इसके लिखने के आपको देती हाफ मार्क, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट पार्ट बच जाता है तो दिस विल कैरी अकॉर्डिंग टू मी 1.5 मार्क, और हो सकता है कि कोई एग्जामिनर आपको ये 2 लिखने के हाफ एंड हाफ दे दे, ये और इसके 1 मार्क दे, कैसे भी मतलब हो सकता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिख के आने हैं हर एक पार्ट का। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन लिखा था, अगर आप यहीं पर सिर्फ नाम लिख के आ जाते तो आपका 1 नंबर कट जाता। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो अब देखते हैं लास्ट पार्ट का कि हाउ डज द सूटेबल पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। तो होता क्या है कि एक बार पॉलेंस ट्रांसफर हो गए, स्टिग्मा पे लैंड कर गए, अब वहां
वहां पर स्टिग्मा और पॉलिन जो पॉलिन ग्रेन होता है ना, उसकी होती है इंटरेक्शन। अगर वो सूटेबल पॉलिन होता है तो पॉलिनेशन होगी। तो फिर क्या होगा, एक पॉलिन ट्यूब बनेगी फ्रॉम स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए एंड इट विल रीच द ओवरी, और इस पॉलिन ट्यूब के थ्रू आएंगे दो मेल गैमीट्स जो कि ओवरी के अंदर एंटर कर जाएंगे, और ओवरी में क्या होगा, ओवरी में होगा फीमेल गैमीट। तो ये जो मेल गैमीट है और ये जो फीमेल गैमीट है ये आपस में मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी, और ऐसे होती है एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन जब एक सूटेबल पॉलन ग्रेन लैंड करता है किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो अगर हम इसका आंसर एक बार रीड कर लेते हैं, सो एज द राइट पॉलन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इट लीड्स टू द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कहाँ पर हो रहे हैं, जब पॉलन और जो पिस्टिल है, बेसिकली जो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा है उसकी इंटरेक्शन हो रही है। नाउ द पॉलन ट्यूब ग्रोज and it extends through style of the carpel and it will reach the ovary. So the pollen tube carries male gamete to the ovary. When the male gamete reaches female gamete, fertilization takes place. बस इतना सा ही लिखना है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको 1.5 नंबर मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के नाम है वो सिर्फ आधा नंबर ही कैरी करेंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये पूरा डिटेल बता देना है, और वो भी डिटेल इतनी शॉर्ट है कि आपको कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ बताना है कि जब पॉलन ग्रेन लैंड हुआ फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जब तक मेल गैमीट ओवरी तक नहीं पहुंचा तब तक वो कैसे कैसे पहुंचता है, बस इतनी सी आपको इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में देनी है। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम सेट 1। तो ए पार्ट है आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड नेम द पार्ट्स 1 to 5। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा डायग्राम है, दिस इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दिस इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब ये जो 5 पार्ट्स हमें दिए हैं हम इनको लेबल करेंगे। सबसे पहला है दिस इज 1। तो ये जो ट्यूब दी गई है ये क्या है, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। सेकेंड है ये वाला पोर्शन, सो व्हाट इज इट, ये क्या है, सो दिस इज द ओवरी, क्लियर। नेक्स्ट इज ये वाला पोर्शन। तो ये कौन सा पोर्शन है, जहां पर इम्प्लांटेशन होती है, जब एक फर्टिलाइज्ड एग आता है उसकी इम्प्लांटेशन होती है, कहाँ होती है, सो दैट इज इन यूट्रस। द नेक्स्ट वन इज दिस पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, सो यूट्रस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है सो दैट इज सर्विक्स, राइट। और फाइनली व्हाट पार्ट इज दिस, सो दिस पार्ट इज द वजाइना, क्लियर। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में है व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड लिस्ट 3 एडवांटेजेस अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना है कि ध्यान से देखो, ये है 5 नंबर का। तो मेरे हिसाब से ना ये ऑलमोस्ट 2.5 मार्क्स के होने चाहिए, ठीक है। ये सब आपको लिखने के हो सकता है कि 2.5 या 3 मार्क्स मिले हर एक पॉइंट के हिसाब से। ये हाफ भी हो सकता है, तो इस पोर्शन के 3 भी हो सकते हैं, और बाकी बचे हुए 2 नंबर इसके हो सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। बहुत टेंशन भी नहीं लेनी है कि कितना लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले है व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है, तो इट इज बेसिकली the method used by man या humans to prevent pregnancy as a consequence of a sexual intercourse. So this is called as contraception, ठीक है। तो अब हमें 3 एडवांटेजेस बतानी हैं जो इन कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। 3 एडवांटेजेस है। सबसे पहली, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। दूसरा, ये बर्थ रेट को कंट्रोल करती हैं। और तीसरा, ये किसी भी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को फैलने से रोकती हैं। सो दीज आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, राइट। तो हो सकता है अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, मतलब जो फर्स्ट में
6 पार्ट्स हमें 6 पॉइंट्स हमें लिखने हैं, वो हाफ 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 मार्क के हैं। तो इसमें भी कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन हाफ की हो जाएगी और हाफ हाफ मार्क कैरी करेंगे ये तीनों पार्ट्स। तो ऐसे आधे आधे नंबर से देखो कितना छोटा सा आंसर लिख के आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। है 5 मार्क्स का, लेकिन बहुत लंबे चौड़े पेज नहीं भरने हैं, बहुत ही टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम सेट 1. So a student is observing a temporary mount of a leaf peel under microscope. So draw a labeled diagram of the structure of stomata as seen under the microscope. तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब एक बच्चा एक टेम्परेरी माउंट देख रहा है लीफ पील का माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें लेबल्ड डायग्राम बनाना है कि उसको माइक्रोस्कोप में एक्चुअली दिख क्या रहा होगा स्टोमेटा से रिलेटेड, मतलब लीफ से रिलेटेड क्या दिख रहा होगा। तो जब देख रहा होगा तो उसको स्टोमेटा ही दिखाई दे रहे होंगे। तो स्टोमेटा कुछ ऐसे दिखाई देंगे। आप एक बनाओगे ओपन स्टोमा, ठीक है, और दूसरा बनाओगे क्लोज्ड वाला। तो ओपन दिखाओगे तो बेसिकली जो लेबलिंग है ना वो सेम ही रहेगी। देयर विल बी आउटर थिक वॉल, थिन वॉल एंड इनर थिक वॉल, और अंदर ये जो बीन शेप्ड सेल्स होंगे हम इनको बोलेंगे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में हमें न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा और गार्ड सेल्स में ही ये जो छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं, दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, तो जब ये खुला होगा सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसे हम ओपन स्टोमा बोलेंगे और ये जो है इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड स्टोमा। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम सेट 1. सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम इन प्रॉपर सीक्वेंस टू शो द बडिंग इन हाइड्रा। तो हमें एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है, प्रॉपर सीक्वेंस में बनाना है, जहां पर हमें बडिंग बतानी है हाइड्रा में। तो बडिंग बेसिकली क्या है? एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। और बडिंग अगर हम देखें तो हम कैसे डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास होगा एक पेरेंट हाइड्रा। ठीक है, तो ये क्या है? एक पेरेंट हाइड्रा है जिसमें हमें एक छोटी सी आउटग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे ये जो आउटग्रोथ है ना ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी और इसमें भी पेरेंट हाइड्रा के जैसे ये टेंटिकल्स हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द बड, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बडिंग, राइट? उसके बाद यही बड जो है ये ग्रो होता जाएगा और फाइनली ये जब बहुत थोड़ा एक लेवल तक ग्रो हो जाएगा, उसके बाद ये जो बड है ये यहाँ से अटैच होके, मतलब ये एक बड डिटैच होके यहाँ पर क्या होगा? बड डिटैचेस। ठीक है, तो डिटैच होके ये एक इंडिविजुअल हाइड्रा बना देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बड जो है वो क्या हो रहा है? डेवलप, राइट? यहाँ पे बड हैज टेंटिकल्स। क्लियर? तो आई होप ये पूरा सीक्वेंस आपको समझ आया होगा और इस क्वेश्चन में अगर आपको 2 नंबर लेने हैं तो आपको यही सीक्वेंस में लेबलिंग के साथ इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा। Now the question number 25 from set 1. So the question is, in the experimental setup to show that carbon dioxide is given out during respiration, name the substance taken in the small test tube kept in the conical flask, state its function and the consequences. तो आपको अगर याद होगा तो जब हम रिविजन रेसेस भी कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि ये जो एक्टिविटीज़ है ना दे आर सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। कहीं भी एक्टिविटी है ध्यान से पढ़ो, उनके रिजल्ट्स को समझो, उनके एक्टिविटी में कौन सी चीज़ क्यों यूज़ हो रही है उसे समझो। तो ये वहीं से एक क्वेश्चन है जहाँ पर हमें ये बोला गया है कि हमने कोई एक सब्सटेंस लिया था स्मॉल टेस्ट ट्यूब में, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी कर रहे थे कि जब हम रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे थे व्हाट वाज दैट? एक सब्सटेंस यूज किया था स्मॉल टेस्ट ट्यूब में, सो दैट सब्सटेंस वाज KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन है कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो एब्जॉर्ब हो जाए वहीं पर। ठीक है, तो उस पूरे मतलब इसका KOH का बेसिकली फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स रिलीज कर रहे हैं। और इससे होता क्या है? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस यूज ऑफ KOH? तो बेसिकली जब
हम KOH यूज़ करते हैं, तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद हो तो उसमें हम देखते हैं कि वाटर लेवल जो है ना डिलीवरी ट्यूब में वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस कॉजेज द वाटर इन द डिलीवरी ट्यूब टू राइज अप। Clear? Now from set 2, question number 1. So question number 1 says name 2 industries based on forest produce. तो हमें 2 इंडस्ट्रीज के नाम बताने जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बेस्ड हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फॉर द ईयर 2023 बोर्ड एग्जाम्स ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। So क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम सेट 2, लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बहुत ही क्लियरली हमें बोला गया है कि हमें 3 डिफरेंसेस लिखने हैं जो कि 3 नंबर के हैं, राइट। तो हमें सिर्फ 3 ही लिखने हैं, तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो सबको पता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, एक ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है उसके खाने के लिए। क्लियर? उसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। वहीं पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में और वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वहीं पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो खाना स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये थे हमारे 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। सो द क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम सेट 2, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, लिस्ट इट्स 2 फंक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये है 3 मार्क्स का, तो आपको 1 नंबर मिलेगा ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिखने का और 2 नंबर मिलेंगे आपको उसके फंक्शंस लिखने के। तो देखते हैं ट्रांसपिरेशन होता क्या है। सो ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा होते हैं और उन स्टोमेटा से जो भी एक्सेस पानी होता है प्लांट्स में वो बाहर निकलता है, सो दैट इज ट्रांसपिरेशन। अब अगर हम इसके 2 फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपवर्ड मूवमेंट दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स जब पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो उसका एक कारण ट्रांसपिरेशनल पुल भी है। पानी ट्रांसपिरेशन से बाहर जा रहा है, वही जो ट्रांसपिरेशन है वो एक पुल क्रिएट करती है जिससे रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। अब पानी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है प्लांट में, तो उससे प्लांट का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स लीड्स टू द कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके आपको 1 मार्क मिलेंगे, 1 इसका मिलेगा और 1 इसका। सो सी हाउ सिंपल वाज दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट और पार्ट है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाई इज इट एसेंशियल, and B is where do the substances in plants reach as a result of translocation। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो 3 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का है। सबसे पहले है ट्रांसलोकेशन है क्या, तो ट्रांसलोकेशन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस बाय फ्लोएम। तो एक जाइलम होता है जो प्लांट्स में वाटर की जिसके थ्रू पानी मूव होता है, और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू दैट इज फ्लोएम जो कि फूड की मूवमेंट में हेल्प करता है। सो द ट्रांसलोकेशन इज असेंशियल। व्हाई इज इट असेंशियल? सो इट इज असेंशियल एज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स दे आर नीडेड बाय ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उस पूरे खाने को प्लांट में अलग अलग जगह पहुंचाने को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, और इसीलिए ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो खाना लीव्स ने बनाया है वो हर एक प्लांट के पार्ट को उसकी ज़रूरत होती है। अब अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो बी है where do the substances in plants reach as a result of translocation। तो ट्रांसलोकेशन की वजह से ये जो चीज़ें हैं ना ये कहाँ कहाँ जाती हैं। सो प्लांट्स दे synthesize sugars in their leaves by the process of photosynthesis। Now the food produced in the leaves reaches the roots
stem, fruits and other storage sites through phloem. तो ये जो खाना है ये रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, फ्रूट मतलब एक्साइलम थ्रू, रूट्स में, स्टेम में, फ्रूट्स में और बाकी जो स्टोरेज साइट्स हैं प्लांट्स में वहां पर जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 from set 2. So the question is, what is carpel and write the functions of its various parts. So carpel क्या है? carpel pistil है. तो pistil क्या है? basically the female reproductive part of a flower, right? तो carpel होता क्या है? carpel is the female reproductive part of the flower and it is also called as pistil. अब इसके हमें पूछे गए हैं parts और उनके functions. तो parts क्या हैं? stigma, style and ovary. ठीक है, ये तीनों हैं. अब हमें लिखने हैं इनके फंक्शंस. तो सबसे पहले है स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा बेसिकली इट इज स्टिकी इन नेचर टू अटैच पॉलन ग्रेन ऑन इट. तो जो स्टिग्मा होता है, अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा, सबसे पहले दिस इज पिस्टिल, राइट? ऐसा होता है. क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट होता है हम इसे स्टिग्मा बोलते हैं और ये स्टिग्मा ना थोड़ा सा स्टिकी होता है ताकि जब पॉलन ग्रेन इस पे लैंड करे ना तो वो इससे चिपक जाए, वो उड़ के कहीं और ना चला जाए, राइट? उसके बाद आता है ये इलोंगेटेड पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, ये ट्यूब लाइक. सो दिस इज द इलोंगेटेड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द कार्पल अबव द ओवरी. ओवरी के ऊपर होता है. तो बेसिकली ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है. Then next is basal part. तो next is ovary. Ovary, what is it? It is the basal part which contains ovule. तो एक नीचे एक swollen part है जहां पर ovule होता है, जहां पर basically female gamete होता है. So on maturity this ovule becomes a seed and ovary becomes fruit. तो मतलब जो आप fruit खा रहे हो वो और कुछ नहीं, वो उस plant की ovary है. ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट आर सोलर सेल्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सोलर पैनल, लिस्ट 2 प्रिंसिपल एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद सोलर सेल्स. तो ये जो क्वेश्चन है ये है फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ये 2023 के एग्जाम्स के लिए हमें नहीं पढ़ना है, तो हमने इसे लिख दिया है नॉट इन सिलेबस. सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम सेट 2. सो क्वेश्चन नंबर 15 है राइट एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. तो ओजोन क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है एटमॉस्फेयर के हायर लेवल्स पर? हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, कैसे बनता है? and name the synthetic chemicals mainly responsible for the drop of the amount of ozone in the atmosphere. तो ये जो ओजोन लेयर जो है हमने पढ़ा है कि ये डिप्लीट हो रही है, तो कौन सा वो सिंथेटिक केमिकल है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए? हाउ कैन द यूज ऑफ दीज केमिकल्स बी रिड्यूस. तो इन केमिकल्स के यूज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो पहला है कि असेंशियल फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रही है ओजोन. तो ओजोन के जो फंक्शंस है ना वो बहुत ही सिंपल हैं. ओजोन के फंक्शन हैं जो भी अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रही है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देना, क्योंकि अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है तो ये करेगी स्किन कैंसर और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको कर देगी वीक. ठीक है. दूसरा पार्ट है बनती कैसे है. तो ओजोन की जो प्रोडक्शन है वो कैसे होती है? अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, सन की रेज आती हैं, वो ऑक्सीजन को, ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसको, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है ना उसको ब्रेक कर देती है 2 ऑक्सीजन एटम्स में. अब इन्हीं में से एक जो ऑक्सीजन एटम है वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर O3 बना देता है एंड O3 इज व्हाट? O3 इज नथिंग अदर देन ओजोन. ठीक है. अब जो सिंथेटिक केमिकल जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए वो क्या है? सो दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको हम इन शॉर्ट CFCs भी बोलते हैं. सो दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? तो ये ACs, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब में रिलीज होते हैं CFCs. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज द मेथड्स टू रिड्यूस CFC एमिशन. तो कैसे हम इन CFC के एमिशन को खत्म कर सकते हैं,
कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं बट कम करना बहुत ज़रूरी है। तो कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए हमें CFCs का जो यूज़ है ना, एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में, परफ्यूम्स में, इन्हीं को कम करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली CFCs की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और यही CFCs ऊपर जाकर हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर को डैमेज नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 है सेड टू से, क्वेश्चन इज why is the use of iodized salt advisable? Name the disease caused due to the deficiency of iodine in our diet and state its one symptom. B part is how do nerve impulse travel in our body? Explain. तो ये टोटल पूरा जो क्वेश्चन है वो है 5 नंबर का, जिसमें से 1 मार्क आपको मिलेंगे कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों खाने की एडवाइस दी जाती है। 1 मार्क आपको मिलेगा वो डेफिशिएंसी डिजीज को बताने के, जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, और 1 नंबर आपको मिलेगा उस डिजीज का सिम्टम बताने को, और दूसरे पार्ट के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स की नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है वो बताने। अब अगर हम ए पार्ट से शुरू करें तो ए पार्ट है कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि है आयोडीन। तो आयोडीन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो हमारा थायराइड ग्लैंड आयोडीन हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करे, उसके लिए हमें आयोडीन को खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आयोडीन होता है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है बेसिकली, ये रेगुलेट करता है फैट्स की, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में, और इनसे जो एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है सो दैट इज कॉल्ड एज गोइटर। तो गोइटर में आपने देखा होगा, आपने पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें जो नेक वाला जो रीजन है ना ये फूल जाता है। सो देयर इज स्वेलिंग ऑफ द नेक, स्वॉलन नेक हो जाती है ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द नेक, राइट। सो दिस कॉजेज द डिजीज कॉल्ड गोइटर। अब आता है अगला पार्ट, दैट इज हाउ डू नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स इन आवर बॉडी। तो अब नर्व इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है हमारी बॉडी में? तो नर्व इम्पल्स जो है ना वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाती है, ठीक है, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को जाती है। तो सबसे पहले होते हैं इम्पल्स जो है इट इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप एंड इट सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो मान लो कि ये है हमारा एक न्यूरॉन, ठीक है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के ऊपर ये जो हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं वी कॉल देम एज डेंड्राइट्स, राइट, और यहाँ से ये नर्व एंडिंग्स तक जाती है। सो दिस लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन, राइट, ये है हमारा एक्सॉन, और ये है नर्व की एंडिंग्स, बेसिकली ये न्यूरॉन की एंडिंग्स। यहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें सो दिस इज द अनदर न्यूरॉन, राइट, जिसके ये डेंड्राइट्स हैं, क्लियर, ऐसा ही कुछ होगा, और फिर ये न्यूरॉन होगा और इसके नर्व एंडिंग्स होंगी, क्लियर। तो ऐसा ही हमें पूरा ये नेटवर्क देखने को मिलता है न्यूरॉन्स का, और ये न्यूरॉन्स ही होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है। जैसे हाथ हमने किसी गर्म चीज से टच किया तो इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है, और न्यूरॉन से ही ये इंफॉर्मेशन आती है कि आपको हाथ हटाना है, क्लियर। तो होता क्या है कि यहाँ पर जब एक डेंड्रिटिक टिप, मतलब एक न्यूरॉन के एंड पर बेसिकली एक इम्पल्स खत्म होती है, ठीक है, यहाँ पर खत्म हुई, ठीक है, इस न्यूरॉन ने एक इंफॉर्मेशन भेजी यहाँ पर, यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को मूव करना है अगले न्यूरॉन को। तो इसके एंड पे ये जो एक गैप होता है इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन जनरेट होता है। ये केमिकल रिएक्शन जो है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के टिप पे पहुंचता है, और वहां से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू होती है जो साइटोन के होते हुए, दैट इज द सेल बॉडी के होते हुए, एक्सॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के एंड पर जाती है, और ऐसे वो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पर एंटर करती जाती है इंफॉर्मेशन। सो द
जो साइनैप्स है, साइनैप्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स, लेकिन जो इम्पल्स एक न्यूरॉन के अंदर मूव कर रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो देखो हम लिखेंगे कैसे। सो द इम्पल्स एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप सेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सो द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। ठीक है, ये जो नर्व एंडिंग्स है। Now the electrical impulse sets off the release of some chemicals which synapse inducing similar impulse in the next dendrite। तो अब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन शुरू होगा जो कि इस इम्पल्स को अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा और ऐसे ही मूव करती हैं क्या, ऐसे ही ट्रैवल करती हैं नर्व इम्पल्सेस। क्लियर। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये पूरा आपको लिखने के मिलेंगे 2 नंबर, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। आपको पूरा स्टेप पता है, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप, आपको कहाँ से इम्पल्स को बताना शुरू करना है, आप डेंड्राइट के टिप से भी शुरू कर सकते हो कि एक न्यूरॉन के हेड की तरफ से टेल की तरफ को भी, फिर साइनैप्स को मेंशन किया, फिर उसके नेक्स्ट न्यूरॉन में वो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हुई। तो आप किसी भी तरह से शुरू करके बेसिकली कहाँ पर केमिकल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, कहाँ पर इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 और पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस फिनोमेना। तो ये है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये जो व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म बताने के आपको 1 मार्क मिलेंगे और बाकी 4 नंबर मिलेंगे आपको इस एक्सपेरिमेंट को ढंग से बताने के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि हाइड्रोट्रोपिज्म है क्या। सो इट इज बेसिकली द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द वाटर। तो वाटर की तरफ ये जो रूट्स की मूवमेंट होती है, सो दैट इज मतलब एक प्लांट की मूवमेंट होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम 2 प्लांट्स लेंगे, ए और बी पॉट्स लेंगे, उनको मार्क कर देंगे। उसमें पॉट ए में कुछ मॉइस्ट सॉइल डालेंगे और एक सीड जो है वो उसमें डाल देंगे। वहीं पर पॉट बी में हम क्या करेंगे, उस पार्ट को थोड़ा आधा सा डिवाइड करेंगे, उसमें आधे में मॉइस्ट सॉइल डालेंगे, आधे में ड्राई सॉइल डालेंगे, और जो मॉइस्ट सॉइल है ना वहाँ पर हम वाटर का सोर्स भी कनेक्ट कर देंगे और उसमें भी हम डाल देंगे एक सीड। ठीक है, नाउ लीव दिस सेटअप फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए अब हम इस सेटअप को रहने देंगे और इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम वो लिखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने किया क्या था, आपने एक ए पॉट लिया था, एक बी पॉट लिया था, राइट। ए में आपने क्या डाला था, एक ऐसी सॉइल जिसमें थोड़ा पानी था और वहां पर एक सीड सो कर दिया था। क्लियर। बी में आपने क्या किया था, बी में आपने आधी जगह मॉइस्ट सॉइल डाली थी, आधी जगह ड्राई सॉइल डाली थी। ड्राई की तरफ हमने सीड सो किया था और वहीं पर ड्राई के केस में हम जहां पर मॉइस्ट सॉइल थी ना वहां पर भी हमने थोड़ा सा पानी का एक सोर्स डाल दिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब ये सीड ग्रो होना शुरू हुआ ना, तो हमने देखा शूट्स तो दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, तो वो ऊपर की तरफ को ग्रो हुई। रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, तो वो नीचे की तरफ को होंगे, एंड दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। तो वो सीडलिंग जो मॉइस्ट सॉइल में थी ना, उसकी रूट्स ऐसे हमें सीधी जाती हुई दिखाई देंगी, सीधी नीचे को ग्रो करती हुई दिखाई दी। और वही वो दूसरी सीडलिंग जो कि एक ड्राई सॉइल में थी, तो उसकी रूट्स को ना हमने जो पानी का सोर्स था, बेसिकली जो मॉइस्ट सॉइल थी, उसकी तरफ ग्रो करते हुए देखा। तो बेसिकली यहाँ पर जो रूट्स थी वो स्ट्रेट रूट्स नहीं थी। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि रूट्स जो हैं वो बेंड होती हैं टुवर्ड्स वाटर एंड दे शो हाइड्रोट्रोपिज्म, वो हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं। क्लियर। तो ये था हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट। तो कोशिश करें कि इसको ऐसे ही स्टेप्स में लिखें और एक बना दें आप इसमें डायग्राम। क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रॉम सेट 2, व्हाट आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, गिव एन एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन की बात करें ना तो ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये एवोल्यूशन पार्ट से है। दूसरा है
The sex of the newborn child is a matter of chance and none of the parents may be considered responsible for it. So justify this statement with the help of a flow chart showing sex determination in human beings. तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो एक बच्चा पैदा होता है ना, उसका जो सेक्स होता है, मेल है या फीमेल है, वो एक चांस है, इट इज अ मैटर ऑफ चांस, और कोई भी पेरेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बेसिकली किसी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना इस केस में गलत होता है। तो हमें एक फ्लो चार्ट के हेल्प से हमें इस पूरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो करना क्या है कि हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें हम एक फादर बता रहे हैं और मदर। तो फादर जो हैं, तो फादर के हमें पता है कि इन ह्यूमन मेल्स दे हैव XY क्रोमोसोम्स, वहीं पर मदर्स के केस में देयर इज XX क्रोमोसोम। तो फादर की बात करें सो देयर इज X, क्या आएंगे हमारे पास गैमीट्स, सो देयर विल बी X एंड Y, एंड इन केस ऑफ मदर देयर विल बी ओनली X। ठीक है, यही आएंगे। तो मतलब आधे स्पर्म होंगे जिनमें X क्रोमोसोम होगा, आधे होंगे जिनमें Y क्रोमोसोम होगा, और मदर के केस में सभी के सभी एग्स में X क्रोमोसोम ही होगा। अब कौन सा क्रोमोसोम फ्रॉम फादर वो फर्टिलाइज करता है एग को, वो बेसिकली दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल कि जो सेक्स है चाइल्ड का वो क्या होगा। इफ X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर fertilizes the X chromosome, I mean the sperm containing X chromosome fertilizes the egg, तो डॉटर होगी। अगर वहीं पर जो Y क्रोमोसोम है, the sperm containing Y chromosome fertilizes the egg, तो X एंड Y का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो सन होगा। और सेम अगर यहाँ से ये वाला X अब इसको फर्टिलाइज करता है तो XX होगा, Y अगर इस X को फर्टिलाइज कर देता है तो X एंड Y हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पूरा अगर आप इसको कॉम्बिनेशन देखें ना, तो ऐसा है कि 50-50% चांसेस हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी, डॉटर होगी या सन होगा। ठीक है, और कोई भी पेरेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो इस केस में हम किसी भी पेरेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि उसकी वजह से एक बेटी पैदा हुई है या बेटा पैदा हुआ है। तो इसके केस में फ्लो चार्ट बनाने के साथ आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। सो इन ह्यूमन बींग्स मेल्स कंटेन XY क्रोमोसोम्स एंड फीमेल्स में XX होता है। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी फीमेल। इफ स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी मेल, राइट। Hence there are equal chances of fusion of either X or Y chromosome with the egg. The sex of the newborn child is a matter of chance and no parent is considered responsible for it. ठीक है, तो ये आपको पूरा लिखना है। बेसिकली जो हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया ना, जो फ्लो चार्ट में हम लिख रहे हैं, अब उसको हम वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। तो बहुत लंबा नहीं लिखना है, थोड़ा सा एक शॉर्ट सा आंसर हमें इसमें लिखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 सेज लिस्ट in proper sequence 4 steps of obtaining germinating dicot seed। तो हमें सिर्फ लिस्ट करने हैं, 2 नंबर का है, सिर्फ लिस्ट करने हैं, नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है इम्बाइबेशन, जहां पर सीड्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, करेक्ट। उसके बाद सीड्स जो हैं उनमें रेस्पिरेशन शुरू होती है, तो जब रेस्पिरेशन होगी उसी से एनर्जी मिलेगी उस सीड को ग्रो करने के लिए। देन नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लाइट। अब जब लाइट गिरेगी इन सीड्स पे, तो लाइट से ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू होती है सीड में। प्लिम्यूल रेडिकल की ग्रोथ शुरू होती है, ठीक है, मतलब शूट्स और रूट्स की ग्रोथ शुरू होती है। एंड लास्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ फूड रिजर्व। जब ये प्रोटीन्स जो हैं वो सीड के अंदर मूव करते हैं, तो उनके मूवमेंट से ही एनर्जी मिलती है, जिससे अब वो जो सीडलिंग है वो ग्रो करना शुरू करता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ना, तो कहीं ना ये क्वेश्चन आपको शायद प्रैक्टिकल्स में पूछा जा सकता है, बट क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में, तो इसीलिए आई थॉट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। तो आई होप ये जो 4 स्टेप्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो हर एक स्टेप का यहाँ पर आपको मिलेगा हाफ मार्क, right? So I hope this is clear. So let's move on to our next question. Now और part इस question का था, after examining a prepared slide under high power of compound microscope, a student concludes that the given slide shows
द वेरियस स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो राइट 2 observations on the basis of which such conclusions may be made। तो एक बच्चा था जो हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक स्लाइड देख रहा था और उसने देखा कि यहाँ पर ना कोई तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बाइनरी फिजन हो रहा है, विच इज बेसिकली एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या ऑब्जर्वेशंस रही होंगी उनकी जिनके बेसिस पर उन्होंने बोला होगा कि ये बाइनरी फिजन है? तो बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशंस है। यू रिमेंबर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो बस वही 2 पॉइंट्स हमें इसमें, वही 2 ऑब्जर्वेशंस हमें इसमें लिखनी है। सबसे पहले है उसने वहां पर न्यूक्लियस को डिवाइड होते हुए देखा होगा, मतलब उसने कैरियोकाइनेसिस देखी होगी। और दूसरा है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद फॉलोड बाय, इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता हुआ देखा होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता हुआ देखा होगा। सो दैट इज द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो ईच point will give you 1 mark. So basically this answer writing in this way will give you 2 marks। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा था लेकिन बहुत सिंपल था। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 सेज लिस्ट 4 प्रिकॉशंस व्हिच अ स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व व्हाइल प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमेटा इन हिज स्कूल लेबोरेटरी। तो हमें 4 प्रिकॉशंस बतानी है जो एक स्टूडेंट को लेनी चाहिए जब वो एक टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील प्रिपेयर कर रहा होगा अपनी लैब में स्टोमेटा को दिखाने के लिए। तो क्या क्या होंगी? बहुत ही सिंपल है। एक तो जो पील है ना वो कहाँ से लेना चाहिए? एक फ्रेशली कट फ्लावर से, मतलब फ्रेशली प्लक फ्लावर से, जो बिल्कुल फ्रेश प्लक किया फ्लावर, उसी से वो पील हमें बनाना चाहिए, वो स्लाइड के लिए पील लेना चाहिए। दूसरा, जो हम ग्लास स्लाइड लेते हैं ना, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी नीट एंड क्लीन। थर्ड इज, कभी भी हम जो स्टेन्स यूज़ कर रहे हैं, डाइज या स्टेन्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम ओवर स्टेन ना कर दें उनसे पील को, क्योंकि उससे भी हमें जो ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। और फाइनली, कोई भी स्टेन है जो एक्सेस में है उसको हम रिमूव करें। और ग्लिसरीन का जो हम यूज़ कर रहे हैं, जब भी इनमें से कोई भी चीज़ हमें लगता है कि एक्सेस में हो गई है या स्लाइड के बाहर है, ठीक है, जो हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं जिसके ऊपर हम अपना सैंपल रखते हैं, तो अगर एक्सेस में है तो उनको हम एक ब्लॉटिंग पेपर से उनको रिमूव करें। तो अब हम आ गए हैं सेट 3 पर। सेट 3 का सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इतना सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क का। तो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। तो आप इसमें लिखोगे बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिए, आप चाहो तो एक एक लिख देना, बट एग्जांपल्स की यहाँ पर जरूरत नहीं थी क्योंकि पूछा नहीं है। तो यही 2 लिखने के आपको हाफ एंड हाफ मार्क मिलेगा। Clear? So the next question is, how do auxins support growth of tendril around the support? तो auxins कैसे tendril की growth को support करती हैं, जो किसी भी मतलब promote करती हैं, जो किसी भी support के around grow कर रहा होता है। तो auxin क्या करती हैं? जहां पर भी एक टेंड्रिल होता है ना, बेसिकली आपने ऐसे कर्ल से स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, सो दीज आर कॉल्ड टेंड्रिल्स, राइट। तो ये जो टेंड्रिल जब भी किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है, तो उस जो पार्ट सपोर्ट के कांटेक्ट में है उससे जो दूर वाला ऑपोजिट वाला पार्ट होता है ना, वहां पर ऑक्सिन्स जो है वो एकदम प्रमोट कर देते हैं सेल की ग्रोथ को, ठीक है। और जो पार्ट्स सपोर्ट के साथ होता है वहां पर ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है। तो इससे क्या होता है, साइड में ज़्यादा होती है, ऑपोजिट साइड में ज़्यादा होती है, तो उससे वो जो टेंड्रिल है ना वो कॉइल करना शुरू कर देता है। सो द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट ग्रो स्लोली एज कंपेयर टू द पार्ट अवे फ्रॉम द सपोर्ट, राइट। सपोर्ट, ये गलत लिखा था। ओके, सो द ऑक्सिन्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द सेल ऑन द opposite side basically. So this is how auxins they stimulate the growth of the tendrils or they promote the growth of tendrils around the support, ठीक है। तो दूर वाले जो सेल हैं वो ग्रो करेंगे और उससे वो जो एक
कॉइलिंग है वो उसको इनिशिएट करता है, उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें और में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द नर्व इम्पल्स, स्टेट द डायरेक्शन फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो देखें तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर आपको मिलेगा ये लिखने का कि व्हाट इज नर्व इम्पल्स, और 1 नंबर आपको मिलेगा डायरेक्शन बताने का। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स है क्या, नर्व के अंदर ट्रैवल करने वाला एक सिग्नल जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है विच इज ट्रांसमिटेड अलोंग द नर्व सेल और द न्यूरॉन। अब ये कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो जो नर्व इम्पल्स है इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, और सेल बॉडी से एक्सॉन में ये ट्रैवल करता है और फाइनली पहुंच जाता है एक नर्व के एंड पर। ठीक है, तो ये एक पूरा सीक्वेंस है, पहले डेंड्राइट है, फिर सेल बॉडी है, फिर एक्सॉन है, फिर नर्व का एंड है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ केमिकल सिग्नल जब वो एक छोटा सा गैप आता है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ये सिग्नल ट्रांसफर होना है, तो उन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप है, दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्स। तो यहाँ पर होते हैं केमिकल सिग्नल्स जनरेट, और ये केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं ये एक न्यूरॉन से एक मैसेज पास करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन को, और जैसे ही न्यूरॉन में ये सिग्नल एंटर करता है ये फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज लिस्ट 4 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमन बॉडी। तो ये है 3 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ लिखने हैं 4 पॉइंट्स और कम से कम 1 या 2 पॉइंट्स इधर आएंगे। तो बेसिकली इन टोटल आप देखो तो हाफ मार्क ईच हैं ये चारों फंक्शंस, राइट। तो बेसिकली ये 2 नंबर का पार्ट है और ये 1 नंबर का पार्ट है। तो देखते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहला है हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। दूसरा काम है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी पार्ट्स में उसको लेकर आना। तीसरा है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और उसको रेगुलेट करना। और फोर्थ लास्ट पॉइंट है टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो हर एक पार्ट जो है वो आपको आधा नंबर दिलाएगा। बेसिकली जब हमारा हार्ट जो है वो पंप करेगा तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें कि डबल सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है। डबल सर्कुलेशन होती क्या है, जब एक सर्कुलेशन में हार्ट में ब्लड जो है वो 2 बार आता है, ठीक है। एक बार ऑक्सीजनेटेड आया, फिर वो बॉडी पार्ट्स में गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड बॉडी पार्ट से हार्ट में आया और फिर वो चला गया लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। सो दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है। तो हमें क्यों चाहिए डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हम जो है ना हमारी जो एक्टिविटीज़ है ना मतलब उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए हमें एक एफिशिएंट सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती रहे। और दूसरा है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, हमें इसको सेपरेट रखना है। अगर ये मिक्स होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो मिक्सिंग है ना, इससे जो ब्लड का फ्लो है या जो एनर्जी प्रोड्यूस जो हमारी बॉडी में हो रही है उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, तो हमें उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डबल सर्कुलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम सेट 3। सो लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो हमें 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताने हैं, बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। हर एक जो फीचर है, हर एक डिफरेंस जो है वो हमें 1 नंबर देगा। तो सबसे पहले सेरिब्रम की बात कर लेते हैं। तो सेरिब्रम जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है। सेरिब्रम जो है ये सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम के नीचे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए। देन अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हमें पता है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब आ जाते हैं इनके फंक्शंस पर। तो सेरिब्रम का काम है कंट्रोलिंग वॉलंटरी एक्शंस
एंड इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, तो हमारे जो वॉलंटरी एक्शंस है उनको भी कंट्रोल करता है सेरिब्रम, और वहीं पर इंटेलिजेंस और मेमोरी जो है दे आर ऑल्सो लिंक्ड टू सेरिब्रम। वहीं पर सेरिब्रम की बात करें तो इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के ना जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। सो दीज आर द थ्री differences between cerebrum and cerebellum. Now the next part, that is question number 12. So question number 12 says explain स्पेसिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो पार्ट है ना ये एवोल्यूशन पार्ट से है, तो ये 2023 के हिसाब से हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको आज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट, दैट इज मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट crossed a variety of pea plants having round seeds with one having wrinkled seeds. Now state the Mendel's observations giving reasons of F1 and F2 progeny of this cross। ठीक है, तो मेंडल ने F1 और F2 प्रोजेनी में क्या देखा और उसके रीजंस भी हमें साथ में देने हैं। ऑल्सो लिस्ट एनी टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अदर देन राउंड सीड्स ऑफ द पी प्लांट दैट मेंडल यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो शेप थी ना सीड्स की, इसको छोड़ के और क्या ऑब्जर्व किया था और क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राउंड एंड रिंकल सीड्स में, तो हमें पता है द राउंड शेप ऑफ द सीड्स इज डोमिनेंट और जो रिंकल्ड है ना वो रिसेसिव है। ठीक है, तो जब उन्होंने ये क्रॉस किया तो उन्होंने देखा जो हमारी F1 प्रोजेनी थी उसमें उनको मिले हेट्रोजाइगोट्स, तो बेसिकली राउंड सीड प्लांट्स मिले उनको, ऐसे प्लांट्स जिनके राउंड सीड्स थे। ठीक है, तो ये हम कैसे बताएंगे, हम राउंड सीड्स और रिंकल सीड्स का एक छोटा सा क्रॉस इसमें करके दिखाएंगे, जिसमें पेरेंटल जनरेशन में है होमोजाइगस राउंड एंड होमोजाइगस रिंकल्ड। ठीक है, दोनों से हमारे पास हमने गैमीट्स लिए। जब हमने F1 जनरेशन देखी तो सारे के सारे जो हमारे सीड्स थे वो हमें राउंड ही देखने को मिले। उसके बाद जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया या सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन की, तो हमें गैमीट्स जो मिले वो थे कैपिटल आर और स्मॉल आर थे हमारे पास। ठीक है, तो जब हमने F2 जनरेशन इनसे देखी तो आप इसको कुछ ऐसे प्यूनिट स्क्वायर भी बना सकते हो, सो दैट आई फील विल बी सिंपलर। सो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ईजी, बट ऐसे भी आप कर सकते हो क्योंकि सेल्फिंग कराई थी और F1 जनरेशन में सारे ही पेरेंट्स का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर था, क्योंकि कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स राउंड एंड राउंड इज द डोमिनेंट ट्रेट, तो इसलिए सारे के सारे इंडिविजुअल्स F1 जनरेशन में राउंड थे, सारे के सारे सीड्स F1 जनरेशन में राउंड थे। लेकिन F2 जनरेशन में हमारे पास मिक्स कैरेक्टर्स आए हमारे पास। ठीक है, तो मैक्सिमम जो थे दे वर हैविंग राउंड सीड्स, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास रिंकल्ड सीड्स थे। तो इससे हमें ये पता चला कि उनके पास उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किए थे कैरेक्टर्स और कैसे हमें उनको कैसे पता चला कि ये कुछ मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं और मतलब कुछ प्योर ट्रेड्स हैं और कुछ हाइब्रिड ट्रेड्स हैं। क्लियर। उसके बाद हमें पूछा गया था कि हमें दो ऐसे और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताने हैं जो मेंडल ने यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो एक जो ट्रेड था, एक जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था या एक कैरेक्टर जो था वो था हाइट ऑफ द प्लांट, सो दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स। और दूसरा हम ले सकते हैं सीड के कलर को, जैसे यहाँ पर हम सीड की शेप को डिस्कस कर रहे हैं राउंड और रिंकल्ड, वहीं पर येलो और ग्रीन सीड्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। सो ये भी एक कैरेक्टर जो है, सीड का शेप, सीड का कलर, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इसको भी लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 सेज नेम टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी रीन्यूएबल, give justification of your choices, can these energy sources be pollution free, list 2 reasons to support your answer। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये है फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को 2023 के बोर्ड्स के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे।